हाँ, सो द डी एंड एफ ब्लॉक में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वही उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका रीजन है। ओके, आज हमें डिस्कस करना है ट्रेंड्स इन दी M+2 to M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी थोड़ा रिकैप करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करो। M+2 में से M हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड। M+2 में से M, तो पहले हम डिस्कस कर ही लेते हैं और इसके बाद फिर वापस बुक में डिस्कस करते हैं। देखो, हमें डिस्कस करना है M+2 में से M। ओके, मतलब कि से देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है कोई भी मेटल है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ओके, ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई मेटल है, से मेटल M, ओके, उसको अगर हम हीट देंगे कोई मेटल है उसको अगर हम हीट देंगे तो ये मेटल है, वो हीट देंगे उसको तो वो क्या कर देगा, से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्योंकि M+2 बोल रहे हैं ना, अभी हम M+2 की बात कर रहे हैं। सो M+2, ओके, M ने M+2 कर दिया, मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ये प्रोसेस क्या है अपनी? ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है। सो M में से M+2 बनना, ओके, M में से M+2 बनना, तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर M+2 में से M बन रहा है, वो कैसे बनेगा, लेकर M+2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो वो क्या बन गया, M बन गया। ओके, तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई, रिडक्शन। सिंपल है, M+2 है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को और दे दिए थे, मतलब उसके अंदर 2 की कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो पूरा हो जाएगा। याद आ गया ना? ओके, तो इसको हमने बोला था ऑक्सीडेशन और इसको हमने बोला था रिडक्शन। ओके, ये तो बेसिक हमें पता है। अब हमें क्या डिस्कस करना है? ओके, हमें डिस्कस करना है, यहीं से पढ़ लेता हूँ, पढ़ा जाएगा तो। ओके, हमें हमारे टॉपिक का नाम क्या है, ट्रेंड्स इन दी, ट्रेंड्स देखने हैं कि कैसे ट्रेंड्स अब बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ट्रेंड्स इन दी M+2 to M। ओके, क्या हो रहा है, M+2 to M, तो M+2 to M मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, सो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हमें पता करना है। मतलब कि हमारे जितने भी हमारे डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास है SC, TI, V, CR, मने, फे, को, नी, CU, ZN। ये लोग जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन नंबर में कल ही डिस्कस किया था कि सबकी, स्कैंडियम को छोड़ के सबकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही, सबकी ही है, स्कैंडियम को छोड़कर। ओके, सबकी +2 है तो हम स्कैंडियम की बात नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सब में +2 है तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नॉर्मल एटॉम बन जाएगा। ये क्या है, आयन है, और ये क्या है, एटॉम है। ओके, तो ये बन जाएगा और यही प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन होगा, याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते थे कि हमारे पास से कॉपर भी है और हमारे पास जिंक भी है, हमारे पास कॉपर भी है और हमारे पास जिंक भी है। दोनों ऑक्सीडेशन, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, दोनों +2 बनेंगे। ओके, ये +2 बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये भी बन जाएगा +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। लेकिन दोनों अगर है तो कौन सा बनेगा, तो उसके लिए हम चेक करते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा हो उसका रिडक्शन होगा। तो हम ये दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कंपैरिजन करते थे। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे बुक में पूरा का पूरा टेबल गिवन है। ओके, हमने डिस्कस किया था वो चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता है कॉपर का भी और जिंक का भी, जिसका ज्यादा होगा, मान लो एक का 0.5 है और दूसरे का 1 है, तो जिसका 1 है वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल भी वैसे ही मिल जाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है से E0 सेल ऑक्सीडेशन, ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मिलता था? ऑपोजिट होता था, सिर्फ माइनस होता था, याद है ना? अगर हमारे पास 0.5 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.5। याद आ गया? ओके। अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, उसका ऑपोजिट ले लोगे, मतलब उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। और एक पोटेंशियल हम रेफरेंस के तौर पर लेते थे 0 वोल्ट, वो कौन था? हाइड्रोजन, यस, ओके। हाइड्रोजन को हम रेफरेंस पोटेंशियल के तौर पर लेते थे, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, H+ भी बन सकता है और H+ में से H भी बन सकता है, H में से H+ भी बन सकता है और H+ में से H भी बन सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। उसको ही हमने लिया था एज अ रेफरेंस पॉइंट, पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया था, याद हो तो हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन पोटेंशियल, ओके। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया है एक इलेक्ट्रोड जो प्लेटिनम का रॉड था, फिर वो प्लेटिनम के रॉड में हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन गैस हमने पास किया था बीच में से, और यहाँ पर जो भी हमें लेना है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए HCl ले लिया हमने, तो HCl का से 1 मोलर सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ले लिया। फिर दूसरा क्या होता था, तो दूसरा कंटेनर, अब ये और ये कैसे जुड़ेंगे, तो ये और ये जुड़ जाएंगे सॉल्ट ब्रिज से, यस, ओके। और यहाँ पर तुम्हें जिसका भी पता करना हो, सपोज मुझे Fe का पता करना है, तो यहाँ पर मैं ले लिया कोई भी सॉल्यूशन ले लिया जिसमें Fe+2 होगा, FeSO4 ले लो, ओके, तो वो ले लिया। अब ये इधर लिया हुआ है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और Fe का क्या होगा? रिडक्शन। फिर हम गिनते थे, याद हो तो, अभी यहां पर गिनेंगे तो क्या गिनेंगे, से E0 सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम गिने तो क्या होगा? E0 ऑक्सीडेशन हो रहा है से H में से H+ माइनस E0 Fe में से Fe+2, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माइनस करेंगे, H का तो क्या ले लेंगे? 0। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये एक्सपेरिमेंट से फिर हम इलेक्ट्रोड को ऐसे कनेक्ट करते थे, याद है ना? तो यहाँ पर हम लिखते थे, वोल्टमीटर रखा हुआ था जिससे हमें वोल्टेज पता चलेगा, याद आया? पूरा याद आ गया ना? तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें वो कौन सा होगा? वही हो जाएगा हमारा Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि H का तो हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। याद आया? ये सब तो रिवीजन है, याद आ गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन को हम लेते थे रेफरेंस के तौर पे, यस। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो हम रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वही करना है पूरे कंसेप्ट में। आज भी एक ही कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ओके, ये वाला, लेकिन डिटेल्ड में, ओके। देखो 3 दिन से जब भी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, एक दिन पूरे लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन पढ़ा, दूसरे पूरे लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, आज भी हम यही पढ़ने वाले हैं। बट ये सारी जो एक दिन में एक ही लेक्चर कर रहे हैं, तो हम डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम वो शॉर्ट नोट के तौर पर डिट्टो पूछा जाता है, डिट्टो ही, ओके, कि भाई इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो पूरी की पूरी तुम्हें यही याद रह जानी चाहिए। तो ये तो हमारा रिकेप था कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब रिडक्शन। दो मेटल है अगर, तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका होगा। दोनों अगर है, दो हमारे पास नॉन मेटल्स है और दोनों का सपोज में नॉन मेटल है और मेटल है, रिडक्शन होने वाला है, तो किसका रिडक्शन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। अगर मेरे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मिलेगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिडक्शन मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। ये सब कुछ हमें पता ही है। डन, ओके। अब यहाँ की बात स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सब था रिवीजन, ओके। चलो ओके। अब
हमें करना है रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन से पहले हम ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं। हमें तो फिर उल्टा ही करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई ही करना है। अभी अगर मुझे कोई भी मेटल है, यहां से हमें सबका ही करना है, लेकिन हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? हम ले लेते हैं सपोज कोई भी मेटल एम ही लिखता हूं। ओके, मैंने मेटल लिख लिया से एम। क्यों एम? क्योंकि फिर गड़बड़ी ना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो अदरवाइज तुम कोई भी ले सकते हो। ये मेटल हमने ले लिया, जो कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ओके, मेटल हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी कोबाल्ट ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, कोई भी ले लिया जो सॉलिड फॉर्म में है। अब उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट यही चैप्टर में पढ़ लिए हैं। इसको एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो निकालेगा नहीं। ओके, हमने देखा है कि उसको पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? M+2 बन जाएगा। और सपोज हमें चाहिए वो एक्वियस मीडियम। कौन से मीडियम में चाहिए? एक्वियस मीडियम में। ये हमें M से M+2 बनाना है। ओके, तो M से M+2 कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी बनेगा। M से M+2 कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करेंगे तभी बनेगा। ये तो हमें पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो +1 बन जाएगा, सोडियम जैसे। ये पता है हमें, लेकिन हम ये भी पढ़ लिए ऑलरेडी कि यहां से ये स्टेप डायरेक्ट होने वाला नहीं है। तो हमने पढ़ा वैसे ही, जैसे कि सबसे पहले तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करो, लिक्विड को गैसियस में कन्वर्ट करो, वो सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फिर गैसियस हो तो भी एटोमाइजेशन एनर्जी भी हमें देनी पड़ेगी, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक एटॉम में। जैसे कोई मॉलिक्यूल हो तो उसको, जैसे क्लोरीन है तो Cl2 है, तो Cl2 तो मॉलिक्यूल है, तो अभी उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोरीन का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एटॉम में, मतलब Cl2 से Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में। और अगर अब हम हीट देंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर सकता है। डन। ओके, तो वही चीज हम कर रहे हैं, सारे स्टेप तो नहीं, लेकिन हमें गैसियस फॉर्म तो चाहिए। तो हम पहले सॉलिड में से ऐसा मान लो कि हम यहाँ पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये है हमारा मेटल, वो है गैसियस फॉर्म में। अब याद करो, सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट जा रहा हो उसको हम क्या बोलते थे? सॉलिड में से गैसियस सब्लिमेशन बोलते थे। ओके, कैम्फर, कपूर गौरम। ओके, चलो, सो सॉलिड में से डायरेक्टली गैसियस, तो वो क्या है हमारा? सब्लिमेशन। तो हम लिख देते हैं सपोज ΔH सब्लिमेशन, ऐसा लिख दिया। एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी को ही हमने एंथैल्पी बोला हुआ है, चेंज इन दी एंथैल्पी। तो ΔH सब्लिमेशन, अगर हम यहाँ पर क्या है, हमें देनी पड़ेगी ना एनर्जी, तो सिस्टम को एनर्जी हम दे रहे हैं। तो सिस्टम यही है हमारा, मेटल हमारा सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम बोल रहा हूँ। तो ये है अपना क्या? सिस्टम। वो सिस्टम को हीट हम दे रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं, तो उसके लिए तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये ΔH की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये ΔH है पॉजिटिव। डन। अभी गैसियस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, तो अगर हम इसको हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा M+2 में, लेकिन नहीं, डायरेक्टली M+2 में कन्वर्ट नहीं होता। कल ही हम समझे थे कि वो डायरेक्ट +2 में, डायरेक्ट +3 में कन्वर्ट कौन होंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक एक करके भरते हैं, एक एक करके निकलते हैं। ओके, तो पहले वो M+1 में जाएगा, फिर M+2 में, फिर M+3 में, लाइक दैट। तो अभी ये चला गया क्या? M+1 में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, M+1 में वो बन गया। अभी ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यही ΔH को हम क्या बोले थे, याद है? यही ΔH को हमने बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला था ना। आयन बन गया ना ये, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसको हम बोल देते हैं से ΔHI, मतलब ΔH1 बोल दो। ओके, ΔH1 बोल दो, ΔH1। ओके, अब ये भी हम इसको दे रहे हैं, सिस्टम को ये एनर्जी हम दे रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? प्लस। हम दे रहे हैं तो सिस्टम को तो मिल रही है, तो सिस्टम को अगर मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो उसमें तो प्लस हो गया। ओके, तो M+1 हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें से बनेगा M+2। ओके, तो यहां से हमारा बन गया है M, यहां से हमारा बन गया है
m+2, ओके, m+2। ये जो m+2 बना उसके लिए भी हमें एंथैल्पी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसको बोलेंगे हम 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बोल दिया। ये भी हम सिस्टम को दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डन, ये सबका काम है इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हमें m+2 मिल गया गैसियस में, मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, m+2 मिल गया। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें एक्वियस मीडियम में चाहिए। तो यहां से एक्वियस मीडियम कैसे आएगा, हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डाल दो या पानी में इसको डाल दो। ओके, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, डेल्टा H हाइड्रोलिसिस। ओके, तो गैसियस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। लेकिन ओके, लेकिन होगा क्या, जब भी हाइड्रोलिसिस होता है, ऐसा समझो कि कोई एक मॉलिक्यूल है, ओके, और कोई एटम है, एलिमेंट है, उसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल उससे जुड़ गए, ओके, वही होता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब तक हम एनर्जी दे रहे थे, यहां पर हमें एनर्जी मिलेगी, मतलब सिस्टम अब तक एनर्जी गेन कर रहा था, अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम मतलब ये भाई साहब, तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी देगा, मतलब हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, डेल्टा H क्या हो गया, नेगेटिव। अब हमें चाहिए टोटल डेल्टा H, ये तो हमारा काम, ये सब समझ गए पूरा। ओके, हमें चाहिए अभी टोटल डेल्टा H। टोटल डेल्टा H मतलब डेल्टा H टोटल, ऐसे डेल्टा H टोटल। तो ये जो डेल्टा H टोटल है वो सबका समेशन होगा, डेल्टा H1, डेल्टा H2, हाइड्रोलिसिस की एंथैल्पी, सब्लिमेशन की एंथैल्पी, सबका सम होगा। लेकिन मोटा मोटा हाइड्रोलिसिस और सब्लिमेशन तो हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया, तो मोटा मोटा कौन सा होगा, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। तो अभी हमें डिस्कस करना है क्या, अभी ये सबके लिए हमें डिस्कस करना है कि ये जो आयन बन रहा है, ये आयन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। क्या डिस्कस करना है, ये जो आयन है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो याद करो वापस, 11th और 12th में भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। ये भाई साहब जो है M, वही सिस्टम है, मतलब वही, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर डेल्टा H टोटल, मतलब मान लो कि तीन चीजों से, ये तीन चीजें, गैस सब्लिमेशन तो हमने कर दिया है, मेनली यहां पर हम करने वाले हैं ये तीन चीजें, क्योंकि गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी है, वैसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो तीन चीजें में क्या क्या आ जाएगा, डेल्टा H1 आ जाएगा, डेल्टा H2 आ जाएगा, प्लस प्लस, और ये आ जाएगा डेल्टा H हाइड्रोलिसिस। ओके, उसके अकॉर्डिंगली अब मान लो कि डेल्टा H जो है, मतलब डेल्टा H हाइड्रोलिसिस जो है कोई भी आयन के लिए, डेल्टा H हाइड्रोलिसिस की वैल्यू इज ग्रेटर। यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, उसके हिसाब से डेल्टा H टोटल मिलेगा। कौन सी दो कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रोलिसिस एंथैल्पी, और दूसरी कंडीशन डेल्टा, दोनों ये ब्लैक कलर ही है, अच्छा, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज लेस देन डेल्टा H हाइड्रोलिसिस। ये चीज हो सकती है, ये दो केस हो सकते हैं। ओके, प्लस और साइन, तो प्लस और माइनस तो हम सिस्टम को मिल रही है या सिस्टम दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ये दो चीजें हो सकती है कि इन दोनों का सम, जैसे मान लो कि ये 10 है, ये 10 है और ये हो गया 30। ओके, तो 10 और 10 तो 20 होता है। ओके, और ये 30, तो ये वाला केस हो जाएगा कि 30 इज ग्रेटर देन 10 एंड 10 20। ओके, और ये है ऐसा समझो 5, तो ये है 10, ये है 10, तो 20 इज ग्रेटर देन 5। समझ में आ गया, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इक्वल बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस की जो एंथैल्पी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी से एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। प्रैक्टिकली मतलब हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते। ओके, सो अब हमें डिस्कस करना है कि कौन सा आयन जब बनेगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो याद करो, माइनस कौन सा है, उसमें से जब एनर्जी निकलेगी वो, और प्लस कौन सा है, उसमें जब एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, वो है प्लस। याद है ना ये सब, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होता था, नेगेटिव। तो ये है अपनी
एक्सोथर्मिक प्रोसेस और ये दो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद आ गया? ओके, सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो मान लो कि ये दो केसेस पॉसिबल है। अभी हमें पूछेंगे डायरेक्टली कि ये सारे के सारे हैं, ऐसा पकड़ लो, कोई भी क्रोमियम पकड़ लिया तो क्रोमियम स्टेबल होगा, मतलब जब ये क्रोमियम में से क्रोमियम +2 बनेगा वो एक्चुअली ये हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद रिडक्शन की बात करेंगे। ओके, उल्टा ही करना है, हमें सिर्फ उल्टा ही करना है। सो क्रोमियम में से क्रोमियम +2 बनेगा ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो ये दो चीजों से हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हम देखेंगे कि ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा है या हाइड्रोलिसिस की वैल्यू ज्यादा है। हाइड्रोलिसिस की वैल्यू अगर ज्यादा हो, डेल्टा H हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो, मतलब ये नेगेटिव ज्यादा है, ऐसा ही हो जाएगा। अगर डेल्टा H हाइड्रोलिसिस मान लो कि ज्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू कम होगी। तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू कम है, उनका तुम समेशन कर दोगे तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। डेल्टा H की वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू कम है, मतलब कौन सा केस? ये सेकंड केस, ये केस है। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 छोटे हैं कंपेयर टू द डेल्टा H हाइड्रोलिसिस। डन। तो अभी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू बड़ी है और ये दोनों का सम छोटा है, मतलब ऐसा समझो ये वैल्यू बड़ी है तो मान लो कि ये वैल्यू बड़ी है, मतलब मान लो कि 50 है और ये दोनों का सम ये 50 से छोटा है, मतलब मान लो 40 है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। 40 माइनस 50 माइनस 10 आएगा। माइनस 10 आया मतलब क्या? इन शॉर्ट जब तुम एटॉम में से आयन बने तब तुम्हारे अंदर से एनर्जी निकल गई, मतलब ये मेटल में से एनर्जी निकल गई। अगर आंसर प्लस आता मतलब उल्टा होता, क्या होता? ये होता 50 और ये होता 40, ऐसे होता। तो उसका मीनिंग क्या होता कि फाइनली जब एटॉम में से आयन बन रहा है तो उसको एनर्जी मिली है, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आया? पॉजिटिव। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया मतलब उसको एनर्जी मिली है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब वापस जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। जब एनर्जी मिलती है तो वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है। एनर्जी मिलती है, मामा का घर एनर्जी वाला। ओके, और नहीं तो वो दो बच्चे याद करो, एक को बुखार है और एक को सिर्फ जुकाम है, तो बुखार वाले की ज्यादा एनर्जी निकल गई है, ओके, और जुकाम वाले की थोड़ी ही एनर्जी निकली हुई है। तो स्टेबल कौन सा होगा? बुखार वाला, मतलब जिसकी ज्यादा एनर्जी चली गई है। तो याद आ गए ना ये सारे एग्जांपल्स। तो इस जिसकी ज्यादा एनर्जी चली गई, मतलब जिसका डेल्टा H हाइड्रोलिसिस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा H हाइड्रोलिसिस ज्यादा मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। फाइनल आंसर नेगेटिव आया मतलब उसमें से एनर्जी गई, एनर्जी गई मतलब वो स्टेबल हो गया। और अगर डेल्टा H हाइड्रोलिसिस की वैल्यू कम हुई और डेल्टा H1 प्लस H2 की वैल्यू ज्यादा हुई, दैट मीन्स व्हाट? कि उसको एनर्जी मिली है, और अगर उसको एनर्जी मिली है तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। किसी को भी एनर्जी दोगे तो वो अनस्टेबल ही हो जाएगा ना, उछल कूद करेगा। ओके, एनर्जी उसमें से निकाल लोगे, तुम्हारे पूरे दिन से तुम स्कूल गए, ट्यूशन गए, ये वो, और फिर घर पे जाके ऐसे करके बैठे हुए हो और फिर मम्मी बोले दही लेके आओ, अरे यार मैं नहीं जा रही, ऐसे लाइक दैट। ओके, थक गए हैं, ओके, निकल गई पूरी एनर्जी, लाइक दैट। तो कहने का मीनिंग है कि एनर्जी पूरी निकल जाए तो वो स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस मेंटली स्टेबल की बात नहीं हो रही है, लेकिन बैठे रहने की, कि भाई अभी हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, जैसे है वैसे ही रहेंगे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? बहुत सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, अभी तो सिर्फ उसका रिवीजन ही कर रहे हैं। याद आ गया और समझ में आ गया ये? ओके, तो अब सभी एलिमेंट्स के लिए ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जिसके लिए डेल्टा H हाइड्रोलिसिस की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। और जिसके लिए डेल्टा H हाइड्रोलिसिस की वैल्यू इन दोनों एंथैल्पी से कम होगी वो हो जाएगा अनस्टेबल। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो लेकिन फिर हमें पता चलेगा कि ये डेल्टा H कब से हम कर रहे हैं, कब से हम डेल्टा H की ही बातें कर रहे हैं। तो जब डेल्टा H की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो डेल्टा H से रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? तो फिर से आओ थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें पता है, याद करो, यहां से तो दिखाई नहीं दे रहा है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NFE0 सेल। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था हमने,
गिब्स फ्री एनर्जी का, ओके। और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में हमने पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स में ये वैल्यू भी देखी, ये इक्वेशन भी देखा था, याद आ गया। गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था दैट इज माइनस NF(E0) सेल। दोनों डेल्टा जी की वैल्यू है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस NF(E0) सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डन। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हो? 2। ऑक्सीडेशन तो लूज करने वाले हो, रिडक्शन मतलब गेन करने वाले हो, तो n की जगह क्या आएगा 2। f क्या आएगा? फैराडेज कांस्टेंट 96487। करेक्ट, एग्जैक्टली 96487 कूलम और 96500 कूलम, यस। E0 सेल हमें पता करना है। डेल्टा एच यहां से मिलेगा, डेल्टा एच सबके लिए गिनेंगे, सबके लिए सारे हमारे एलिमेंट के लिए डेल्टा एच गिनेंगे। डेल्टा एच टोटल की बात चल रही है ये, तो डेल्टा H1 गिनेंगे, डेल्टा H2 गिनेंगे और डेल्टा एच हाइड्रोलिसिस गिनेंगे। इन सब का समेशन करके हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? डेल्टा एच। तो ये भी मिल गया। टेम्परेचर हमने जो रखा हुआ हो 298 हम स्टैंडर्ड ही रख देंगे, और एंट्रोपी डिफरेंस भी हम ये जो हम कर रहे हैं उससे कैलकुलेट करेंगे। तो सभी के लिए हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो ओनली अननोन इज व्हाट? E0 सेल। तो E0 सेल पता चल जाएगा। मतलब कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया टिटेनियम के लिए, ये m की जगह क्या है? Ti। तो Ti है, फिर Ti के लिए डेल्टा H1 निकालो, Ti के लिए डेल्टा H2 निकालो, Ti के लिए डेल्टा हाइड्रोलिसिस निकालो, वो सारी वैल्यू से डेल्टा H टोटल यहाँ पे पुट करो, T की जगह 298, डेल्टा S भी हमें एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो पता चल जाएगा। N और F की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो वहां से हमें Ti के लिए E0 सेल कितना होगा वो पता चल जाएगा। समझ में आया? Ti के लिए E0 सेल की वैल्यू पता चली, और ये E0 सेल हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी प्रोसेस के लिए निकाला? M में से M+2 बनना, मतलब Ti में से Ti+2 बनना, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए निकाला। जो तुम्हारा E0 सेल आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलरेडी हमने लिखा ना, कहाँ लिखा था? रब कर दिया। तो हमें पता ही है क्या? E0 सेल ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E0 सेल रिडक्शन। डन? हाँ या ना? ओके। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? E0 सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये प्रोसेस हमने क्या की? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की, उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मिल गया रिडक्शन पोटेंशियल, खत्म। समझ में आ गया? पक्का? वही अब ट्रेंड देखना है हमें, ट्रेंड देखना है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने बोला M के लिए, फिर M के लिए अभी मैंने Ti बोला, तो Ti की जगह वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, मैंगनीज होगा, कॉपर, निकल, क्रोमियम, जिंक, सब कुछ लेंगे और सबके लिए E0 सेल की वैल्यू निकालेंगे, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल की। सबके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और फिर उसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ में आया कि वो जो ग्राफ गिवन है बुक में वो कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ये वैल्यू फाइंड करके। पक्का पता चल गया? ओके। ये हो गई एक मेथड। इसको वेरीफाई भी करना है दूसरे मेथड से। ये हमने सब कुछ क्या किया? एनालिटिकल किया, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, सब सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये वो कैलकुलेशन किया हमने। अब दूसरा प्रैक्टिकली करना है, डायरेक्टली प्रैक्टिकली करना है। मतलब कैसे करना है? अभी जैसे एग्जांपल बताया था, रब कर दिया ना, वो तो अभी बताया था, वो क्या? हाइड्रोजन का जो हमारा पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे को डाल देंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हम पढ़े ना रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मिलेगा। यहाँ पर हमने डाल दिया है से हाइड्रोजन का, और यहाँ पर कंटेनर में हमने डाल दिया है, सपोज जैसे हमने यहाँ पर Fe का लिया, तो यहाँ पर हमें अभी जो डिस्कस किया था वो, ओके, डिटो वही बात कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया है HCl का, ओके। यहाँ पर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया है, बातें नहीं निर्भय, यहाँ पर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया है Fe+2 का, तो दोनों का 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पर बीच में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर अंदर सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्ट कर दिया हुआ है, और यहाँ पर प्लेटिनम का जो रॉड है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, सब कुछ ओके।
याद आया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था। तो यहां से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। क्या डायरेक्टली पता चल जाएगा? हाइड्रोजन को यहां रखा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो Fe का ये सब गिनना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कि भाई 1.1 वोल्ट, तो Fe का रिडक्शन पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, छाप दो डायरेक्टली। ये प्रैक्टिकल वे है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया ऑलरेडी। डन, ओके। फिर यहाँ पे Fe नहीं सर, क्रोमियम, तो ये हटाओ और यहाँ पे क्रोमियम डाल दो। ओके, तो सबके लिए हमने प्रैक्टिकल वैल्यू भी डिस्कस की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यहां पर हमने सबके लिए वोल्टेज जो पता चलेगा, और ये वोल्टेज कौन सा होगा? E0 सेल। लेकिन कौन सा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी होगी? रिडक्शन पोटेंशियल की ही होगी। मतलब कि जो हमारे बुक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा का पूरा टेबल गिवन है, ओके, इलेक्ट्रो पोटेंशियल और फिर कुछ सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज, ओके, वैसा नाम गिवन है। तो वो पूरा जो टेबल है उसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल लाइन में गिवन है, और बीच में रेफरेंस के लिए जो हम लेते हैं हाइड्रोजन, उसका है दैट इज 0। याद आया? तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई रिडक्शन पोटेंशियल की। एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई ऐसे मैथमेटिकली एनालिसिस करके, स्टडी करके। दूसरे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। डन, पक्का समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या, क्योंकि यही चीज अभी हम बुक में से पढ़ लेंगे, समझ तो लिया ऑलरेडी। कोई डाउट? पक्का? तो ये हमने दो तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। अब ये जो दो तरीके से निकाली, वो दोनों तरीके से जो वैल्यू आई है उसको हम ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ग्राफ बनाएंगे। ओके, ग्राफ बना के क्या करेंगे? ग्राफ बना के हमें पता चलेगा कि जैसे हम टिटेनियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है या कोई टेढ़ा भी जा रहा है, और अगर कोई टेढ़ा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो पूछा जाता है मेन क्वेश्चन। तो कि भाई ये सब लोग बढ़ रहे हैं तो ये क्यों कम हो गया, यहाँ पे कम हो रहा है तो ये क्यों बढ़ गया, लाइक दैट। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? क्या किया एक बार फिर से रिकैप, लास्ट में रिकैप करेंगे। यहां तक का समझ में आ गया? डन। अभी आगे बढ़ते हैं और ग्राफ पर ध्यान देते हैं। चलो, ये क्या आ गया? वो सब चलाते नहीं जाएगा? तो देखो, हमने पढ़ लिया, अब हम ग्राफ पर ध्यान देते हैं। पहले तो मैं ग्राफ पर, पहले तो मैं बता दूं, फिर हम पढ़ेंगे बुक में से। पहले समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, हमने दो एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकली गिन कर किया, वो जो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच फॉर्मूला निकाल के, वहां से जो हमें वैल्यू मिली E0 सेल की, वो रिडक्शन पोटेंशियल हमने बताया दिया गया है लाइक दिस। कैसे? ये मतलब चरकट, ओके, मतलब वो ईंट पत्ते वाले ओके, डायमंड ओके, तो वहां से, ओके, ये हमारी वो वैल्यू है। और ये जो रेक्टेंगुलर वैल्यू है, ये रेक्टेंगुलर वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने लगाया, और जहां से डायरेक्ट वैल्यू पता चली वो है ये रेक्टेंगुलर वैल्यू। दोनों समझ में आ गया? यहाँ पर वैल्यू हम यूज करेंगे। दो एक्सपेरिमेंट हमने ये जो किए, फिर से आ जाओ। ये जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट किया, ये सारा कैलकुलेट करके, इसको हमने डिनोट किया है कैसे? इसको हमने डिनोट किया है ऐसे। डन? हाँ या ना? ओके। और यहां से जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब हमने सेल बना दिया और सेल से हमने डायरेक्टली यहां पर वैल्यू फाइंड की, उसको हमने ग्राफ में डिनोट किया है कैसे? रेक्टेंगल से। डन? तो अब टिटेनियम के लिए एक वैल्यू होगी ये डायमंड वाली और एक वैल्यू होगी ये रेक्टेंगल वाली। फिर क्रोमियम के लिए भी एक वैल्यू होगी डायमंड वाली, एक वैल्यू होगी रेक्टेंगुलर। एक मैंगनीज के लिए भी दोनों वैल्यू, सबके लिए ऐसी दो वैल्यू मिलेगी, वो ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। डन? चलो समझते हैं। तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें चेंज क्यों ऐसा हो रहा है वो पूछा जाएगा। तो ये देखो, ये सबके लिए, टिटेनियम के लिए डायमंड वैल्यू, मतलब
कैलकुलेटेड वैल्यू, ओके, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये रेक्टेंगुलर, सबके लिए ऐसे बना दी। डन, समझ में आ रहा है? अब ये देखो पर्टिकुलरली कौन, Fe तक तो हम यहाँ पर आ गए। अब देखो कोबाल्ट, तो सबके लिए मैच हो रहा है, देखो मैच हो रहा है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू मैच हो रही है। और कोबाल्ट के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसकी वैल्यू और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसकी वैल्यू में डिफरेंस है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा है, ओके। फिर दूसरा निकल, तो निकल के लिए भी वही केस आ रहा है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। और फिर कॉपर के लिए देखो, सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही ऐसा है जिसके लिए दोनों वैल्यू 0 से अप चली गई है। ये यहाँ पे y एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है? y एक्सिस पे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया हुआ है। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। वो जो हमारा आंसर आएगा ऑक्सीडेशन का, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ एक भाई साहब ऐसे है कॉपर जिसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ग्राफ में। वो क्यों, वो भी पूछा जाएगा, अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया, ओके। और कॉपर से वापस जिंक देखो नीचे चला गया। डन। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या होंगे और हमें मेनली ये ग्राफ में क्या डिस्कस करना है। अब तक जो हम समझे वो क्या समझे? ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो समझे। अब क्या समझेंगे? अब ये समझेंगे कि ये ग्राफ में टेढ़े लोग कौन कौन से हैं जो मैच नहीं हो रहे। तो देखो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो मोर और लेस अगर मोटा मोटा देखा जाए, तो जब मोटा मोटा देखा जाएगा तो ये लोग ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वैल्यू है। कंटिन्यूअसली क्या है? इंक्रीजिंग वैल्यू है। कंटिन्यूअसली नहीं, मतलब मोर और लेस अगर हम बोले कि वैल्यू क्या हो रही है तो वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डन। वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हाँ, एक दो ऐसे हैं जिनके लिए वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है। देखो लास्ट तक कॉपर तक ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज कौन कौन सा हो रहा है? तो ये पहले तो Mn देखो सब इंक्रीज हो रहे थे और ये भाई साहब टूट गए, नीचे चले गए, मतलब ये डाउन वैल्यू आई ना। कॉपर के मतलब ये जो क्रोमियम है उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या आ गई? डाउन। मतलब कि टिटेनियम से वेनेडियम गए, अप हो गई वैल्यू। वेनेडियम से क्रोमियम गए, वैल्यू अप हो गई। किसकी वैल्यू अप हो रही है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अप हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। डन, पक्का। अब बुक में जो टर्मिनोलॉजी है वो भी समझा देता हूं। बुक वाली टर्मिनोलॉजी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। ऐसे थोड़ा टेढ़ा ऐसे कान पकड़ा हुआ है। क्या बोला है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। भाई लेस नेगेटिव मतलब इंक्रीज होती जाएगी, वो बोल रहे। सीधा वर्ड क्या है? इंक्रीज होती जाएगी। देखो ना, ये मतलब यहां पर है -1.5 और यहां पर है -1, तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि ये लेस नेगेटिव हो गई। ये ज्यादा नेगेटिव थी, 1.5 नेगेटिव थी और ये सिर्फ 1 नेगेटिव हो गई, तो लेस नेगेटिव हुई ना। समझ में आया? तो वो जो बुक में टर्मिनोलॉजी है कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स दी जिंक बढ़ते जाएंगे या पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। तो देखो यहाँ पर 1.5 नेगेटिव है और यहाँ पर 1 नेगेटिव है, मतलब कम नेगेटिव हो गई ना, लेस नेगेटिव। इन शॉर्ट सीधा समझना हो तो क्या? इंक्रीज होती जाएगी। -1.5 से वो -1, कौन सी बड़ी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू कौन सी? -1, वो बड़ी है तो इंक्रीज ही हुई ना। -1 से और जी इसको कॉपर के साथ कंपेयर कर लो, तो वो तो पॉजिटिव में चली गई, तो बड़ी कौन सी? वही है। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, पहली तो ये टर्मिनोलॉजी की बात की हमने कि बुक की टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ मत हो जाए, मतलब वो जो लिखा हुआ है वो समझने में गड़बड़ ना हो जाए। वो बोल रहे हैं लेस नेगेटिव होती जाएगी, इन शॉर्ट इंक्रीज होती जाएगी। समझ गए? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, ये भाई साहब का अलग से समझना है हमें, मैंगनीज का। ओके, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। डन, इसको अभी छेड़ेंगे नहीं। फिर इनके लिए देखो, तो देखो यहां भी एक्चुअल में तो इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन वापस ये निकल जो है ना वहां पे स्टेबल जैसा हो गया है। ओके, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू देखे तो वो तो डायरेक्टली नीचे ही आ गई है। ओके, सो निकल के लिए भी ये केस है और
जिंक के लिए भी तो यही केस है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो हमें पर्टिकुलरली किसके लिए डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है मैंगनीज के लिए, नीचे आ गया। हमें निकल के लिए डिस्कस करना है क्योंकि ये ऐसे इंक्रीज होता ही जा रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ओके, तो निकल के लिए भी बात करनी है, फिर हमें जिंक के लिए भी बात करनी है। और इसमें से एक भी ऐसा नहीं है एलिमेंट जो पॉजिटिव हो एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर की वैल्यू है 0 से ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो हमें इसको भी डिस्कस करना है। ये 4 एलिमेंट्स को हमें पर्टिकुलरली डिस्कस करना है। क्यों ये 4? क्योंकि जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो ये 4 में ही कुछ ना कुछ ट्रेंड के अगेंस्ट में कुछ है ऐसा। जैसे कि ट्रेंड है इंक्रीजिंग, तो भाई मैंगनीज, निकल, जिंक वो लोग डिक्रीजिंग जैसे जा रहे हैं। और ट्रेंड है कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो जो ट्रेंड से थोड़े हटके जा रहे हैं, वो हटके क्यों जा रहे हैं, वो हमें डिस्कस करना है। समझ में आ गया? पक्का? स्टार्ट करें? चलो हाँ, तो देखो स्टार्ट करते हैं, बुक में से पढ़ना। टेबल 4.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of the solid metal atoms to the M+2 ions in the solution मतलब aqueous medium and their standard electrode potential। अच्छा, सो टेबल 4.4 कहाँ है, निकालो, ये रहा। ओके, देखो सो टेबल 4.4 में से हमें पता चलेगा, देखो कि ये जैसे कि टिटेनियम है, तो टिटेनियम के लिए भी देखो हम डिफरेंट एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा H1 हो गया, डेल्टा H2 हो गया, देन हाइड्रोलिसिस एंथैल्पी हो गई और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो गया। समझ में आया? ओके, यहाँ कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एनालिसिस करना है। ओके, तो ये वैल्यू देखो। अब जैसे हमने डिस्कस किया, सबके लिए ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, मतलब नेगेटिव है, सिर्फ ये कॉपर को छोड़ के प्लस 0. प्लस ही है ना, 0.34। ओके, तो वो एक प्लस है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें वैल्यू। अच्छा, दूसरा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए, मतलब कि टिटेनियम से जिंक तक चले जाए, तो सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो देखो ना, लेस नेगेटिव ही हो रही है। ओके, -1.63, फिर -1.18, -0.90। ये भाई साहब वो तो एक्सेप्शन है, उसका तो अभी हमने करना ही है। मैंगनीज, जिंक, निकल और कॉपर, ये 4 जो टेढ़े हो जा रहे हैं उनके लिए तो अलग से डिस्कशन करेंगे। तो इसको छोड़ दो, कौन कहाँ गया, इसको छोड़ दो। अब फिर वापस वहां से अगर हम बात करें तो देखो -0.28, -0.25, अगेन ये तो प्लस हो गया, उसको छोड़ दो, उसका अलग से कैलकुलेशन हमें करना, उसका अलग से डिस्कशन हमें करना है। और लास्ट में आ गया जिंक, तो -0.76। हाँ बोलो। हाँ, वही पॉजिटिव होती जा रही है या इंक्रीज होती जा रही है, यस ऐसा बोल सकते हैं। ओके, वही है, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू वही है इजीली, लेकिन बुक में जो वर्ड यूज किया है तुम्हें वैसे ही लिखना है एग्जाम में। ओके, क्योंकि पूछेंगे भी वैसे ही, पूछेंगे एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछ लिया। ओके, तो ऐसे ही पूछेंगे कि लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी है। 2 दे दिए तुम्हें, टिटेनियम दे दिया और क्रोमियम दे दिया, और बोला कि भाई इन दोनों में से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव किसके लिए है, तो किसके लिए लिखेंगे हम? लेस नेगेटिव होती जा रही है तो क्रोमियम की लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का उनको दूसरा वर्ड बोला है, दूसरा वे में बताया है इंक्रीज होने को, क्या, लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो किसकी लेस नेगेटिव है? जिनकी इंक्रीज होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी लेस नेगेटिव है। डन। ओके, तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारा टेबल है, टेबल में से हम देख सकते हैं सबके लिए डेल्टा H1, डेल्टा H2, हाइड्रोलिसिस सारी वैल्यू जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे। देखो हाँ, जैसे कि हमने बोला कि टिटेनियम है और क्रोमियम है। ओके, तो टिटेनियम और क्रोमियम, तो किसकी वैल्यू से लेस नेगेटिव होती जाएगी, वैसा बोले, किसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो देखो टिटेनियम है वो कितना है, -1.63, और क्रोमियम कितना है, -0.90। तो लेस नेगेटिव किसका है, क्रोमियम का। तब माइनस ही बता रहा है लेस, लेकिन तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, 0.90 और 1.63। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अभी वापस बुक में आएगा वो वर्ड, तो हम वापस ये डिस्कस करने वाले हैं। लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या है भाई, इंक्रीज हो रहा है, वो उन लोग वैसे बोल रहे हैं कि लेस नेगेटिव।
ओके मतलब कि -5 और से आगे मतलब वो हमारी नंबर लाइन एज्यूम करो तो -5, तो -5 से मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा हूं तो हम क्या बोलेंगे लेस नेगेटिव होते जा रहे हैं क्योंकि -5 से -1 पे आ गए तो लेस नेगेटिव हो गए। वो तो 5 नेगेटिव था, ये तो 1 ही नेगेटिव है लाइक। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो लेस नेगेटिव होते जा रहे हैं। उसको ही हम इजी वे में बोल रहे हैं क्या भाई वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है कि -5 से -1 बड़ा है। ओके तो हम इजी वे में बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछेंगे जैसे बुक में गिवन है वैसे ही, तो 2 दे दिए तुम्हें, फिर से चलो मैं ही दूसरे 2 दे देता हूं। तो हमें तो सिर्फ देखना है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। जैसे कि हमें दिया हुआ है Fe और कोबाल्ट, हमें Fe और कोबाल्ट गिवन है और बोला कि किसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है, किसकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव है। तो लेस नेगेटिव है का मीनिंग क्या है, किसकी वैल्यू इंक्रीज्ड है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, वो पूछा हुआ है। तो हमें तो सिर्फ देखना ही है कि कौन पहले आता है। SETIVCR मने फे को, तो फे से जाएंगे को की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड से जाएंगे राइट हैंड की तरफ, को की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी और उसी को हम बोलेंगे लेस नेगेटिव होगी। तो कोबाल्ट की लेस नेगेटिव होगी, इंक्रीज बोल दिया हो तो कोबाल्ट की इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी Fe की। वैसे क्वेश्चन पूछा जाए। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो। हाँ आगे का सेंटेंस, दी ऑब्जर्व्ड कहां गया, ये रहा। दी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ E and those calculated using the data table 4.4 are compared in figure 4.4। मतलब यहां पर कंपेयर किया गया है। डायमंड कैलकुलेटेड वैल्यूज, रेक्टेंगल ऑब्जर्व वैल्यूज। यस ओके चलो हाँ कंपेयर किया गया है, ठीक है कंपेयर कर दिया गया है। नाउ आगे देखो क्या बोला गया है, सीरीज इज, बस यहां से आधे से हाँ ये है ना यार, देखो क्या बोला है, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर। यूनिक अलग ही बिहेवियर है, यूनिक मतलब थोड़ा हटके। ओके यूनिक फीचर, ये फोन का यूनिक फीचर है, मतलब दूसरे फोन में नहीं है वैसा। ओके तो कॉपर का यूनिक फीचर क्या है, वो अकेला ही पॉजिटिव जाके बैठा हुआ है, बाकी सब तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। Okay, so the unique behavior of copper having a positive electrode potential accounts for its inability to liberate H2 from the acids। देखो कितना छोटा सेंटेंस है लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या है समझते हैं, देखो ये छोटे से सेंटेंस को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, the unique behavior of copper having a positive electrode potential accounts for its inability to liberate H2 from acids। अच्छा चलो देखो ध्यान से समझना, ये अभी रब हो जाएगा क्योंकि मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ओके हाँ देखो सबसे पहले ऐसा समझो मेरे पास लिथियम है, लिथियम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिथियम का ये सब मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की लिख रहा हूँ। किसकी, रिडक्शन, E0 सेल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूँ। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, कोई भी वैल्यू होगी नेगेटिव है मान लो। फिर यहां पर दूसरा मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा, 0, ना प्लस ना माइनस, 0 रखेंगे हम। ओके और तीसरा मैं ले रहा हूं सपोज Fe लेंगे, Fe का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू प्लस आया। डन, ये वैल्यू कुछ भी होगी 1 2 3 4 5। अब मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास लिथियम है, अब तुम आंसर लो, मेरे पास लिथियम है और मेरे पास आयन है, किसका रिडक्शन पहले होगा, लिथियम और आयन किसका रिडक्शन पहले होगा, 2 है मेरे पास, किसका रिडक्शन पहले होगा, लिथियम का, सोचो किसका होगा। अच्छा चलो और इजी करता हूं, देखो इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, लिथियम और हाइड्रोजन की, इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं।
एक है मेरे पास लिथियम, दूसरा है मेरे पास हाइड्रोजन। अगर ये दोनों है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, कैसे पता चलेगा? भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दो सर या रिडक्शन पोटेंशियल दो, तो दे तो दिया। रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का कोई भी वैल्यू है माइनस में और हाइड्रोजन का तो है 0। अभी इससे यही डेटा पर से तुम्हें बताना है कि लिथियम और हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोड का तुम्हें सेल गिवन है, हाइड्रोजन का और लिथियम का दो इलेक्ट्रोड का सेल गिवन है। ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, बताओ। लिथियम का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन। ऑपोजिट है किसी का आंसर? किसी का नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूं सिर्फ, मुझे नहीं पता, मैं देख लूं पहले। अच्छा, किसका, तुम क्या बोल रहे हो? लिथियम का ऑक्सीडेशन। लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा, सही है। ओके, क्यों? ये क्या वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा हो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा हो उसका रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और लिथियम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। डन। अच्छा, लिथियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब लिथियम कलर तो लाओ, लिथियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा मतलब लिथियम Li प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और हाइड्रोजन का तुमने बोला रिडक्शन, मैंने भी बोला रिडक्शन हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो बन जाएगा H। सही है, ये समझ में आ गया? ओके, चलो गुड। अब नेक्स्ट इन लोगों का एग्जांपल ले लो। ये दो सेल गिवन है, हाइड्रोजन एंड आयन। अब किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? Fe का रिडक्शन या हाइड्रोजन का रिडक्शन? Fe का Fe का रिडक्शन, Fe का ही रिडक्शन होगा। अगेन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी बड़ी उसका रिडक्शन, तो इसके रिडक्शन की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में है, कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5, इतनी ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन 1.1 1.2 कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन वो प्लस में है। तो ये ज्यादा किसका है? Fe का, तो Fe का रिडक्शन होगा। सिंपल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका रिडक्शन। वही फंडा यूज कर रहे हैं हम बार बार। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Fe का, तो रिडक्शन किसका होगा? Fe का। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, तो वो हो गया H प्लस एन इलेक्ट्रॉन माइनस, और आयन भाई साहब का क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा, तो वो आयन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस में ले लो, चलो, तो ये क्या हो जाएगा? Fe बन जाएगा। समझ में आया? ऐसा होता नहीं है लेकिन एग्जाम हम तो समझ रहे हैं ना। अंडरस्टूड? ओके, ये पक्का समझ में आ गया? श्योर। अब पहले क्वेश्चन का आंसर दो, अब तो दे ही पाओगे। ओके, लिथियम और आयन दो इलेक्ट्रोड गिवन है, किसका रिडक्शन होगा? Fe का रिडक्शन और लिथियम का ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। Fe का रिडक्शन होगा क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, और Li का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो उसमें क्या होगा? जैसे कि लिथियम है तो लिथियम का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो वो ऐसा ही होगा Li प्लस E माइनस, और Fe का रिडक्शन होगा मतलब लास्ट वाला, सो Fe माइनस प्लस E माइनस, दैट विल गिव माइनस Fe। यस, ओके, डन। समझ गए ये? अब आते हैं ये सेंटेंस पर, क्या बोल रहे हैं? अब मान लो यहाँ पर Fe नहीं है, Fe नहीं है, Fe नहीं है, और कौन है? कॉपर है। कौन है? कॉपर है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो। द यूनिक बिहेवियर ऑफ द कॉपर हैविंग पॉजिटिव E, वो तो पता ही है पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? accounts for its inability to liberate H2 from the acids। अगर इसकी वजह से, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? accounts for its inability, ये उसकी इनेबिलिटी है। क्या, किस चीज की इनेबिलिटी है? टू लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड्स। अगर एसिड्स में डाल दिया जाए कॉपर को, मतलब कि
कॉपर को मैंने डाल दिया एसिड में। हाँ बोलो कृष्णा। सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता हमको, मतलब जैसे लाइन में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Fe प्लस है तो अनस्टेबल होता है। Fe प्लस है मतलब क्या प्लस है? आयन। Fe आयन के तौर पे है, वो भी पॉजिटिव मतलब कैटायन के तौर पे है। हाँ तो मतलब अनस्टेबल तो वो आएगा, वो जल्दी रिड्यूस होता है। हाँ यस, वैसा बोल सकते हैं। वैसा हम बोल सकते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर दिए हो वो गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए हो वो लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। वही सेंटेंस का मीनिंग हो। हाँ वैसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यस ओके। अब देखो वापस सेंटेंस पे आ रहे हैं। सो कॉपर को डाल दिया हमने HCl में, तो HCl में क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस। तो अब क्या बोल रहे हैं हम कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, पॉजिटिव है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से रिडक्शन नहीं होगा। सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से रिडक्शन होगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो पॉजिटिव में है, तो उसका रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? कॉपर का। तो कॉपर का रिडक्शन होगा क्योंकि यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो पता ही है 0 है। दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0। तो अगर H का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का। अगर रिडक्शन कॉपर का हो रहा है तो कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा। अगर रिडक्शन कॉपर का हो रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, वो जो बने वो। लेकिन अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो लूज कौन करेगा? हाइड्रोजन लूज करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब H प्लस N इलेक्ट्रॉन माइनस। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है तो वो H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा नहीं। H2 के फॉर्म में बाहर कब निकल सकता है? ये जो पूछ रहे हैं, जब उसका होगा, मतलब कि जब मेरे पास ऑलरेडी H प्लस है और वो जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब रिडक्शन। तो जब H का रिडक्शन होगा तब वो बनेगा H, वैसे दूसरे H का रिडक्शन होगा तब वो बनेगा H, और ये दोनों H2 मिलके बाहर निकल जाएंगे। याद आया? ओके, मेटल प्लस एसिड दैट विल लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। याद आया? ओके, तो मेटल है, एसिड है। याद आया ना? ओके, तो वही चीज। लेकिन कॉपर ऐसा नहीं करता। मतलब सर कॉपर कभी, मतलब हमेशा की हमेशा ऐसे ही करता रहता है, मतलब ऐसे करता रहता है, मतलब हमेशा इसका रिडक्शन ही होगा, उसका कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमें वैसा एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस समझ में आया? ये पूरा झमेला हम ये सेंटेंस समझने के लिए किए। कि फिर से एक बार पढ़ता हूं, यूनिक बिहेवियर है, उसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, वो तो ठीक है, लेकिन यही है रीजन जिसकी वजह से उसकी इनएबिलिटी हो जाती है H2 बनके, मतलब इनएबिलिटी हो जाती है टू लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड्स। तो क्यों इसकी इनएबिलिटी है? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए कॉपर का रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। उल्टा होना चाहिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और हाइड्रोजन का रिडक्शन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा मतलब वो H प्लस में से H बनके H2 बनके बाहर निकल जाएगा, तब वो H प्लस H2 बनके बाहर निकल सकता है। कब? जब हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तब, बाकी नहीं। तो जब मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि हमने ये ले लिया H और Fe, तो H और Fe ले लिया, तो इन दोनों में किसका रिडक्शन होगा? हाइड्रोजन और Fe में किसका रिडक्शन होगा? Fe का होगा। नहीं, मुझे तो हाइड्रोजन का करना है। तो लिथियम और हाइड्रोजन में किसका रिडक्शन होगा? रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का। क्यों? ये नेगेटिव और ये 0 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए लिथियम और हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब लिथियम को तुम डाल दोगे HCl में तो वहां से H2 गैस निकलेगा। समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, PYQ ही है ये भी, ओके, कि क्यों कॉपर को HCl में अगर हम डालें तो H2 गैस क्यों लिबरेट नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन एक शॉर्ट फॉर्म में समझाओ, जस्टिफाई करो, ऐसा कुछ ना पूछा हो 2 मार्क में, 1 मार्क में पूछा हो तुम्हें तो सिंपली लिख देना है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.34 वोल्ट है, देयरफॉर कॉपर का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, देयरफॉर वो H2 बनाता नहीं है। अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो तो वो H2 बन के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? रब कर दूं ये? चलो, हाँ, तो ये सब हो गया क्लीन। ओके, नेक्स्ट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मैंने अभी बोला, तो सर कभी भी कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, वही भाई साहब रिडक्शन करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जैसे कि नाइट्रिक एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब तुमने हॉट H2SO4 ले लिया, हॉट HNO3 ले लिया, उस केस में क्या होगा? रिएक्ट विद द Cu, द एसिड्स बीइंग रिड्यूस्ड, तो जो एसिड है उनका रिडक्शन होगा, एसिड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और कॉपर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अभी कॉपर का क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। समझ में आ गया? ओके, अच्छा चलो, दी हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म, यहां पे ये टॉपिक, मतलब ये कॉपर का टॉपिक खत्म होता है। डन? आगे बढ़ते हैं। दी हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu to Cu+2 इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोले ये? फिर से जो हम समझे थे वही चीज है। क्या? सेंटेंस फिर से पढ़ता हूं, ध्यान देना। दी हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu to Cu+2, Cu में से Cu+2 बनाने के लिए हाई एनर्जी इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं हो रही है। तो आते हैं आगे पढ़ के। द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स द लेस नेगेटिव वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू, खत्म, ये तो नहीं लिखा है। अच्छा, तो वो मैं फिर से बताता हूं। The high energy to transform Cu to Cu+2 is not balanced by its hydration enthalpy। कहने का मीनिंग क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, 3 एंथैल्पी हमने बेसिकली डिस्कस की, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हमने डिस्कस किया कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू कम है, तो कॉपर कौन सा आयन बनेगा? स्टेबल या अनस्टेबल? यही तो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सपोज मान लो कोई भी एलिमेंट के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कंपेयर टू दी डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 का सम करे, उसकी कंपेयर में डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू ज्यादा है, तो वो मेटल स्टेबल होगा या अनस्टेबल? स्टेबल होगा। लगाओ दिमाग, जल्दी जल्दी लगाओ, चेस खेलो थोड़ा। यस, ओके, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 कम है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो क्या थी? एक्सोथर्मिक, नेगेटिव वैल्यू थी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव मतलब उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो अभी तो वो बुखार वाला बच्चा है। ओके, तो जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई वो स्टेबल हो जाएगा, और जिसमें से ज्यादा एनर्जी नहीं निकली, किसको एनर्जी मिली, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। याद आ गया? घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, कंसेप्ट वही का वही रहेगा। ओके, तो ध्यान से। अच्छा चलो, तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं। अब देखो आगे, कॉपर की बात भी ये समझ में आ गई, पक्का ना? चलो आगे। The general trend towards the less देखो मैंने बोला ना वर्डिंग, the general trend towards the less negative E values, तो ये क्या है? less negative E value, increasing values, understood? less negative मतलब increasing value, वो बोलना चाह रहे हैं। so general trend towards the less negative E values across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpy। समझ में आया? क्या बोले? फिर से बोल रहा हूं।
फिर से क्या बोले ये सेंटेंस में, जनरल ट्रेंड, कौन सा जनरल ट्रेंड, लेस नेगेटिव वैल्यू का ट्रेंड, मतलब कंटिन्यूअसली वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, मतलब क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये इंक्रीज होती जा रही है, उसका मीनिंग क्या है, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दी डेल्टा H हाइड्रेशन। तो डेल्टा H हाइड्रेशन से डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, अंडरस्टूड, ओके। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। आगे, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ E फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी ट्रेंड। तो ट्रेंड से हम जो बात कर रहे हैं, ट्रेंड की वैल्यू क्या होती जा रही है, देखो लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव में फंस मत जाना, लेस नेगेटिव होती जा रही है मतलब इंक्रीज होती जा रही है। तो वो बोल रहा है कि ई की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लेकिन मैंगनीज के लिए, जिंक के लिए, निकल के लिए ये वैल्यू कम हो रही है। लेकिन ये बढ़ रही है और कम हो रही है नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि भाई मैंगनीज के लिए, जिंक के लिए और निकल के लिए ई की वैल्यू लेस नेगेटिव होती सबकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, लेकिन ये तीन के लिए वो मोर नेगेटिव हो रही है। फिर से पढ़ता हूं, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ ई फॉर Mn, Ni एंड जिंक आर मोर नेगेटिव। पहले क्या था, लेस नेगेटिव, लेकिन ये तीन टेढ़े हो रहे हैं, इसके इनके लिए क्या है, मोर नेगेटिव, मतलब इन शॉर्ट वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लेस, तुम बुक में लिख लो साइड पर, लेस नेगेटिव मतलब इंक्रीजिंग होना और मोर नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना। यस, ओके, तो इजीली समझ में आ जाए, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। तो वर्डिंग से घबरा मत जाना, ओके, डर मत जाना, घबरा मत जाना, ओके, ठीक है। चलो आगे, द स्टेबिलिटी ऑफ द, अब तो ये भाई साहब ये तीन टेढ़े क्यों हो गए, तो उनके हम देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हम वापस नहीं लिखते, इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो हमें लिखना हो तो जगह मिल जाए। हाँ देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड डी शेल इन द Mn+2, लिखो Mn+2, ओके। हाँ चलो ग्रीष्मा, Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी जल्दी। 4s2 आर्गन 4s2 3d 5 पक्का, SCTIVCR मने, लेकिन गलत है, +2 है, Mn नहीं है, +2 है ना, तो 2 निकाल दो, यस, तो 3d5 आएगा, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3d5, क्योंकि ये जो 4s2 है वो तो हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है, क्योंकि ये +2 है, ये 3d5 हो गया। 3d5 मतलब हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड मतलब स्टेबल, हाफ फील्ड मतलब क्या, स्टेबल, तो वही सेंटेंस, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड डी सबशेल इन Mn+2 एंड कंप्लीटली फील्ड D10। भाई Zn+2 के लिए बताओ निर्भय, बोल चला बोल तो सर डी में 536 तक ही आता है। बोलो Zn+2 नहीं आराम से, क्या भूल गए, Zn कौन सा है, वेदिशा, 3d8। तो यहाँ होता है 4s2 3d10 किसका होता है, Zn का, और हमने ऑलरेडी 2 निकाल दिए हैं, तो 3d10 हो जाएगा। कितना है Zn का एटॉमिक नंबर, 30। ये क्या बात हो गई यार, चैप्टर खत्म होने है। क्या किसमें,
ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा सर आके थियरी को मैंने नहीं पढ़े थे ये भी थे 11th में अच्छा कर सो 11th में डी से 12th में ऐसे अच्छा चलो तो Zn का क्या है 30 मतलब 4:3d10 अभी Zn प्लस 2 दो निकाल दो तो 4:2 के दो निकाल दे 3d10 ये हाफ चलो ये हाफ फील्ड है तो स्टेबल ये फुल्ली फील्ड है दैट्स व्हाई आल्सो स्टेबल तो देखो completely filled D10 configuration in Zn plus 2 are related to their E0 values मतलब कि E0 values से वो मैच कर रही है क्यों मैच कर रही है E0 values से इन लोगों की E0 values क्या आ रही थी ट्रेंड में मोर नेगेटिव आ रही थी मोर नेगेटिव मतलब सबकी इंक्रीज हो रही थी और ये भाई साहब कहां चले गए डिक्रीज हो गए क्यों डिक्रीज हो गए ऑब्वियसली डिक्रीज ही होंगे निकाल तो दिए अब इसमें से एक भी निकालना हो भाई इनका हम क्या बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बात कर रहे हैं मतलब Mn+2 दो निकाल दिए है ऑलरेडी Zn+2 दो निकाल दिए ऑलरेडी अब इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई ज्यादा आई या कम आई मैं ज्यादा कम बोल रहा हूं ज्यादा आई या कम आई कम आई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं सबकी वैल्यू बढ़ रही थी और इनकी वैल्यू कम हो गई मतलब E0 की वैल्यू कम आई E0 है क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम आना का मीनिंग क्या है रिडक्शन इजीली होगा या रिडक्शन डिफिकल्टी होगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होने का मीनिंग क्या है रिडक्शन इजीली होना या रिडक्शन डिफिकल्ट वे से होना डिफिकल्ट से होना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो इजीली रिडक्शन नहीं होगा इसलिए कम है लेकिन क्यों ऐसा है ऐसा ही होगा ना भाई Zn+2 ये ऑलरेडी क्या है फुल्ली फील्ड है अब तुम बोलोगे रिडक्शन करना है मतलब ले भाई ले ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अपन स्टेबल है इसको इलेक्ट्रॉन दोगे Zn+2 नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए Zn है Zn को हीट दी दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए अब यही दो इलेक्ट्रॉन वापस तुम Zn को नहीं चाहिए मैं स्टेबल हूं नहीं चाहिए उसने ही दिए हैं लेकिन अब वो वापस लेगा नहीं फटी हुई नोट है कोई दे तो देता है वापस नहीं लेगा ओके तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन Zn ने ही निकाल दिए अब वही दो इलेक्ट्रॉन फिर से Zn को देंगे तो ही रिडक्शन होगा ना रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो Zn+2 का रिडक्शन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा नहीं भाई मैं स्टेबल हूं मैंगनीज भी नहीं करेगा भाई नहीं चाहिए मैं स्टेबल हूं क्यों स्टेबल हूं हाफ फील्ड स्टेबल होता है तो दैट्स व्हाई उनकी वैल्यू क्या आई कम आई मतलब मोर नेगेटिव आई अंडरस्टूड पक्का श्योर हाँ वेयर एज निकल के लिए क्या केस है ये एक बाकी रह गया निकल के लिए क्या केस है वेयर एज E0 फॉर निकल भी थोड़ा टेढ़ा जा रहा था ना तो E0 फॉर निकल इज रिलेटेड टू दी हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन मतलब क्या मीनिंग है इसका कि ये जो डेल्टा H है वो तो नेगेटिव है लेकिन इसमें हाईएस्ट डेल्टा H नेगेटिव है मतलब कि बाकी सब में क्या हो रहा था डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा सब में ट्रेंड में क्या हो रहा है डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा और डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू कम ध्यान से सुनना सब में ट्रेंड में क्या हो रहा है डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा और डेल्टा हाइड्रेशन की वैल्यू कम लेकिन निकल में क्या हो रहा है डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू ज्यादा और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू कम ये हो रहा है निकल में जस्ट लाइक कॉपर में भी वही हो रहा है डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है तो डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है और यहां पर ये क्या है मतलब डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू क्या है कम है दैट्स व्हाई उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज्यादा है और अगर एनर्जी की बात करें तो वो जो Cu+2 है ओके वो भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हाई है मतलब उसका रिडक्शन होगा अंडरस्टूड समझ में आया पक्का तो
मैंने बोला था 4 बातें हम डिस्कस करेंगे, मतलब ट्रेंड से जो टेढ़े जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड से सबसे पहला टेढ़ा गया हो Mn, उसके बाद टेढ़ा गया Ni, नहीं Cu भी गया ना, नहीं Cu बाद में गया Ni, फिर Cu और फिर जिंक। ओके, तो फिर से ये टेढ़े जाने का रीजन समझ में आ गया। बहुत सारे PYQ टाइप क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और यहाँ से PYQ आए तो क्या बोलेंगे भाई, Mn का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर नेगेटिव क्यों आता है या मोर नेगेटिव आता है, जस्टिफाई। ओके, तो Mn मतलब Mn+2, ये सब +2 की बात चल रही है, ये सब किसकी बात चल रही है, सबकी +2 की ही बात चल रही है। हाँ, तो Mn+2 जो है वो क्या है, हाफ फील्ड। Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड है तो वो क्या करेगा, स्टेबल है, नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है और मोर नेगेटिव आती है। सेम वे जिंक, कभी जिंक की Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड का मीनिंग क्या है, वो स्टेबल है, और स्टेबल का मीनिंग क्या है, रिडक्शन उसका होगा नहीं। क्यों, उसको इलेक्ट्रॉन देके वो लेगा नहीं, नहीं चाहिए भाई मैं स्टेबल हूं, तो वो उसका रिडक्शन नहीं होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, और दूसरे वर्ड में मोर नेगेटिव है। सबकी लेस नेगेटिव होती जाती है, इन लोगों की मोर नेगेटिव हो जा रही है। अच्छा, निकल और कॉपर का एग्जांपल, या निकल और कॉपर के लिए जस्टिफिकेशन क्या देंगे, इन दोनों के केस में डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, इन दोनों के केस में। ओके, इसका जस्टिफिकेशन क्या देंगे, Ni+2 एंड Cu+2 का जस्टिफिकेशन में क्या देंगे कि इन दोनों के लिए डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेल्टा H फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बाकी सबके लिए क्या है, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द डेल्टा H हाइड्रेशन। समझ में आया, पक्का, श्योर, ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट थियरी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो +3 वाली है, ये +2 वाली है, वो +3 वाली है। अंडरस्टूड। ये पूछा जाता है डिट्टो शॉर्ट नोट के तौर पे, और एक मार्क में तो आता ही है। पक्का समझ गए, चलो तो ये सब रब कर दूंगा, समझ में आ गया है ये सब। अब देखो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने स्टार्ट कहां से किया। हमने स्टार्ट किया, ये क्लीन करना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कि भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक मेटल है, उसमें से हमें M+2 ऑक्सीडेशन की बात करें, M+2 जाना है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये कैसे बनेगा। तो उसके लिए बोला हमने कि सॉलिड में से पहले गैसियस में जाओ, सब्लिमेशन एंथैल्पी, गैसियस को हीट दोगे तो वो आ जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और एक इलेक्ट्रॉन निकालो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वहां फिर पानी डाल दो तो वो हो जाएगा हाइड्रेशन। एक्वियस मीडियम चाहिए इसलिए, तो पानी डाल दिया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब ये सारी एंथैल्पीज जो है वो प्लस है, मतलब हम सिस्टम को दे रहे हैं, और यहाँ पर माइनस है, मतलब सिस्टम बाहर निकाल रहा है और हमें मिल रही है, हम तो बाहर है ना सिस्टम के, तो ये सिस्टम बाहर निकाल रहा है। अच्छा, तो ये 2 केस हो जाएंगे, कई में ये दोनों जो है वो ज्यादा होगी और कई में ये वाली ज्यादा होगी। ज्यादातर क्या है, ज्यादातर ये दोनों का सम ज्यादा है और ये कम है, लेकिन सिर्फ कॉपर और निकल के लिए डेल्टा H हाइड्रेशन और निकल की वैल्यू, मतलब कॉपर और निकल के लिए डेल्टा H हाइड्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू दिस टू। डन। अब यहां पर ये जो पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां से तो डेल्टा H मिल रहा है, मतलब डेल्टा H टोटल मिल रहा है। डेल्टा H से कैसे पता चलेगा, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा G ये बुक में नहीं है तो ध्यान से थोड़ा ये कैसे आया पता होना चाहिए। तो डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE0 सेल, ये हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। वहां कंपेयर करें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उसमें सभी वैल्यू नोन होगी, सिर्फ E0 सेल अननोन होगा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें E0 सेल मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो एलिमेंट के लिए गिवन किया होगा, टिटेनियम के लिए किया है तो E0 सेल मिलेगा टिटेनियम के लिए। ये मिलेगा कौन सा, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ये हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन। उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे
तब आ जाएगा रिडक्शन। तो एक का मिला, वैसे सबका ढूंढना है। ओके, ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड, डायरेक्टली सेल बना दो उनका। ओके, सेल बना दिया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, वोल्ट मीटर लगा दिया है, हमें डायरेक्टली वोल्ट मीटर को ही देखना है। अच्छा 1.1, अच्छा 1.2, 1.3, 0 माइनस ये वो, तो सारे के सारे, ये सब क्या हो रहा है, फॉर्म में आ गया। ओके तो ये सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, तो ये एक और ये दो, दोनों वैल्यू पता चली। इसको हमने डिनोट किया था ऐसे, शक्कर परो। ओके, तो ऐसे डायमंड जैसा, और हाँ चरकट। ओके, और दूसरा है हमारा रेक्टेंगुलर। ओके, ये रेक्टेंगुलर मतलब कौन सा, प्रैक्टिकल वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। ये डायमंड मतलब क्या, कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू, डेल्टा एच वाली वैल्यू। दोनों वैल्यू हमें पता चली सभी एलिमेंट्स के लिए, इसको छोड़ दो क्योंकि वो +2 है ही नहीं। ओके, बाकी सभी के लिए हमने ये सारी वैल्यू ग्राफ पर ड्रॉ की। क्या ग्राफ पर ड्रॉ की, y एक्सिस पर ले लिया हमने रिडक्शन पोटेंशियल E0 सेल, x एक्सिस पर हमने ले लिया एटॉमिक नंबर लाइन में। ओके, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, लाइक दैट। अच्छा, सबकी वैल्यू पुट की तो हमने देखा कि भाई सभी लोग लेस नेगेटिव, मतलब E0 सेल की वैल्यू सबके लिए लेस नेगेटिव होती जा रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है, इन अदर वर्ड्स इंक्रीज होती जा रही है E0 सेल की वैल्यू। सबसे ज्यादा किसके लिए है, कॉपर के लिए, जो प्लस में आती है, 0 से ऊपर चली गई। 0 किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, बेंचमार्क। ओके, रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, बाकी सबके लिए नेगेटिव। तो सबके लिए इंक्रीज हुई, नहीं, डिक्रीज भी हुई। किसके लिए डिक्रीज हुई, Mn और जिंक के लिए बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज हुई, मतलब उनके लिए क्या आया, मोर नेगेटिव वैल्यू आया। भाई क्यों ऐसा हुआ, एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखो तो पता चल जाएगा कि Mn में हाफ फील्ड है और जिंक में, Mn में मतलब Mn+2 में हाफ फील्ड है और जिंक +2 में फुल्ली फील्ड है। वो लोग ऑलरेडी स्टेबल ही है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया तो रिडक्शन नहीं होगा, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वेरी वेरी लो। तो वेरी वेरी लो, और इन अदर वर्ड्स मोर नेगेटिव। और निकल और कॉपर के केस में क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। बाकी सबके लिए डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू द डेल्टा H हाइड्रोलिसिस। डन, पक्का, श्योर। ओके।